हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पूरे केमिस्ट्री से जितने भी पीवाईक्यू आपके बन सकते हैं वो। ठीक है, तो आज ये वीडियो पार्ट 1 होगी। यानी पार्ट 1 में आपको पूरे केमिस्ट्री से, चाहे आपका इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, सभी केमिस्ट्री के मिक्स पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। वो भी जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो। ठीक है, यानी 1 नंबर के पीवाईक्यू जितने भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके रिपीटेड आए हुए क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस हम कराएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको कुल 21 क्वेश्चन कराएंगे जो कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबके मिक्स होंगे। कल आपको फिर से एक पीवाईक्यू की वीडियो मिलेगी जो कि पार्ट 2 होगा, जिसमें आपको कम से कम 25 क्वेश्चन कराया जाएगा और वो केवल सेकंड केमिस्ट्री की होगी। ठीक है, यानी सेकंड केमिस्ट्री की हम इस वीडियो में कम क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि फिजिकल की हम ज्यादा कराएंगे। ठीक है, तो फिजिकल की क्वेश्चन आज के वीडियो में ज्यादा रहेगी और सेकंड केमिस्ट्री की कम से कम 5-7 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लास्ट में कल जो हम सेकंड पार्ट है पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट ले आएंगे वीडियो लेक्चर, उसमें आपको केवल 25 जो क्वेश्चन कराया जाएगा वो केवल और केवल सेकंड केमिस्ट्री यानी आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से होगा। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी हमने वीडियो करा रखे हैं आपके चैप्टर वाइज टॉपिक, वो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि पीवाईक्यू में सभी जो चैप्टर वाइज टॉपिक है वो सारे यहाँ पे आपके रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि जब हम पीवाईक्यू यहाँ पे कराएंगे तो वहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट आपके आएंगे विलियन चैप्टर के और उसके बाद सेल वाले चैप्टर के, तो ये सब आपके रिवाइज भी होते जाएंगे। तो पीवाईक्यू आप यहाँ पे मेरे साथ खुद भी ट्राई करते रहिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 21 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सेल्फ सही रहा, यानी कि खुद से सही रहा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मेरे करने के बाद करेंगे, ऐसा नहीं। और हाँ, ये वीडियो में जितने हम क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको ये सब अपने रफ में नोट करना है, लेकिन केवल आपको क्वेश्चन नोट करना है और राइट ऑप्शन नोट करना है। ऐसा नहीं है कि मेरी तरह आप पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे फिर पूरा ऑप्शन नोट करेंगे, नहीं, आपके पास उतना समय नहीं है क्योंकि अब नवंबर आ गया है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका 18 फरवरी से आपका एग्जाम है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको क्या करना है, केवल आपको क्वेश्चन नोट करना है और उसके बाद हम जो सोल्यूशन बताएंगे वो आपको कंटेंट सोल्यूशन नोट करना है और जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप नोट कर लेंगे, बाकी और कुछ नोट नहीं करना है। ऐसा नहीं है पहले छोटे बच्चों की तरह पूरा क्वेश्चन लिखे फिर पूरा ऑप्शन ABCD लिखे, ऐसा नहीं, केवल क्वेश्चन नोट कीजिए। जो हम सोल्यूशन आपको समझाएंगे वो सोल्यूशन अगर आपको समझने के लिए चाहिए तो आप नोट कर लीजिएगा, और वरना अगर आपको डायरेक्ट पीवाईक्यू और आंसर भी आप 1-2 याद करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ यूट्यूब चैनल पे या हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जानकारी नीट की, वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो टेलीग्राम चैनल है, कई बच्चे कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, वहां पे 1-2 पोस्ट आप अगर ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको जानकारी नीट की जो टेलीग्राम चैनल है उसका फोटो और लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम आपको आपके कहने पे नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, जैसे ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब स्क्रीनशॉट भी वहां पे आपको आपके कहने पे मिल जाएगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू का जो सीरीज है वो पहले लाइक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जैसे अगर हम आपको 1 घंटे की वीडियो देते हैं तो उस 1 घंटे के वीडियो बनाने के पीछे कम से कम मेरा 2 से 3 घंटा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले खुद से पढ़ो, फिर उसके पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे आपको पढ़ाओ, फिर ये सब रिकॉर्ड करने में जो वीडियो रोक के मैं क्वेश्चन लिखती हूँ उसमें टाइम जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट PPT बना के ले आऊँ, ऐसा नहीं है, तो इसीलिए वीडियो रोक के क्वेश्चन लिखने में ये सब करने में कम से कम 2 से 3 घंटा जाता है। तो पूरे मेहनत के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, तो आप भी क्या करेंगे, बस पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पीवाईक्यू आपका क्या है, सोल्यूशन चैप्टर का आपका पीवाईक्यू है। और आप जानते हैं सोल्यूशन चैप्टर में जो पीवाईक्यू आते हैं 1-2 पीवाईक्यू आपका समय लेने के लिए न्यूमेरिकल वाला भी डाल दिया जाता है। जैसे पहला जो पीवाईक्यू है ये बहुत बार हर साल पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। जैसे पूछा जाता है कि शुद्ध जल का आपको मोलरता क्या करनी है, और आपको बता दें कि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है ये आपको नीट का पीवाईक्यू भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नीट में भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपका कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो पहला जो आपका पीवाईक्यू है वो क्या है, अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मोलरता क्या है ये डिफिनेशन आप सुन लीजिए कि 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को, ठीक है, 1 लीटर विलयन में या किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, ठीक है, किसी विलयन में 1 लीटर विलय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, ठीक है, 1 लीटर विलय के मोलों की संख्या को ही उस विलय का या उस विलयन का
विलयन की मोलरता कही जाती है। ठीक है, यानी कि अगर मोलरता की हम डिफिनीशन जाने सबसे पहले, क्योंकि मोलरता की डिफिनीशन आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वहां से हमें वैल्यूम यानी आयतन मिलने वाला है। ठीक है, तो एक या किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोलरता कही जाती है। और मोलरता को कैसे दर्शाया जाता है? अब आप कहेंगे कि हमें शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है। अब ऑप्शन क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 100 मोल, सेकंड है आपका 55.56 मोल, थर्ड है आपका 15 मोल, फिर आपका डी है 18 मोल। अब निकालेंगे कैसे? आपको यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, मोलरता। अब मोलरता होती है क्या? मोलरता का आपका सूत्र होता है, मोलरता हमने जब आपको सोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था विलयन वाले, तो उसमें हमने आपको बताया था कि मोलरता कैपिटल M इज इक्वल टू होता है क्या, विलय का भार यानी कि W अपान विलय का अणुभार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब अगर हम इसी फॉर्मूले में क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में हम मान रखें। अब आप कैसे मान रखेंगे? पहले आपको विलय का भार और विलय का अणुभार निकालना पड़ेगा, विलय का भार और अणुभार, उसके बाद हम निकालेंगे आयतन। अब चूंकि मोलरता में आयतन दिया है 1 लीटर, मोलरता की परिभाषा में ये आयतन क्या दिया गया है कि 1 लीटर विलयन में विलय मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो यानी आयतन तो हमें मोलरता की परिभाषा से ही मिल गई। और आयतन आपका कितना है? आयतन आपका है V इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, अब अगर हम 1 लीटर को ml में बदले तो कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आयतन निकल गया, आयतन हमारा 1000 ml हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें V मिल गया 1000 ml। अब चूंकि हमें कहा क्या है कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है। अब शुद्ध जल आपका क्या होता है, H2O होता है। यानी हमें जो आपको अणुभार किसका निकालना पड़ेगा, यानी जो विलय है वो क्या है, जल, जल का भार और जल का अणुभार हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से हमें देखिए मोलरता का फॉर्मूला यही होता है कि विलय का भार, किसका भार, यहां पर लिख देते हैं, विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, जो ये नीचे स्मॉल m है, ये विलय का अणुभार होता है और ये विलयन का आयतन होगा लीटर में। तो विलय यहाँ पे क्या है, जल है। तो अगर हम जल का अणुभार निकाल लें यानी m निकाल लें, स्मॉल m, ये आपका विलय हो गया, जल यहाँ पे क्या है, विलय है। और विलय का भार हमें अभी पता नहीं है, लेकिन यहाँ से हम H2O से, H2O जो जल होता है, इस फॉर्मूले से विलय का अणुभार निकाल सकते हैं। तो विलय का अणुभार अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए H के नीचे आपका 2 दिया हुआ है, यानी 2 गुणे हाइड्रोजन का आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। फिर प्लस आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16 और आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन का पहले से है। तो यहाँ पे जो H2O का अणुभार आएगा वो कितना आएगा, 16 1 17 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो H2O का जो अणुभार आएगा, जल का जो अणुभार आएगा वो 18 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें विलय का अणुभार भी मिल गया और आयतन भी मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, विलय का भार, यानी कि भार W निकालना है। ठीक है, तो हमको W यहाँ से निकालना है, क्योंकि हमें W पता नहीं है। तो भार बराबर क्या होता है, भार या द्रव्यमान बराबर एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से हम लिख देते हैं कि भार या आप कह सकते हैं द्रव्यमान, भार या द्रव्यमान बराबर एक फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, आयतन गुणे घनत्व, ये आपका भार का फॉर्मूला होता है। यानी आप अगर आपको W निकालना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको W भार निकालना है तो आप आयतन गुणे घनत्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आयतन है वो कितना है, देखिए V इज इक्वल टू 1 लीटर था, जिसको हमने ml में बदला है 1000 ml। तो यहाँ पे आयतन हम कितना लिख देंगे, 1000 ml। ठीक है, गुणे घनत्व कितना है, 1 लीटर विलयन में, यानी विलयन का घनत्व कितना है, 1 लीटर। अगर 2 लीटर विलयन में होता तो विलयन का घनत्व यानी डेंसिटी आपका कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो यहाँ पे घनत्व 1 लीटर विलयन में ही विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो घनत्व आपका कितना दिया है, 1, यहाँ पे 1 होगा, घनत्व आपका कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 लीटर विलयन की डेंसिटी है। ठीक है, तो ये आपका भार यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो भार कितना आएगा, अगर हम यहाँ से भार कैलकुलेट करें तो भार कितना आ जाएगा, देखिए 1000 गुणे 1 करेंगे तो आपका भार आपका 1000 ही आएगा। ठीक है, 1000 ग्राम आएगा। तो यहाँ से हमने सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे जो भार आया है कितना आया है, 1000 ग्राम आया है। तो पहले हमें
परिभाषा से V निकाला यानी 1000 ml हो गया। कैसे निकाला? क्योंकि 1 लीटर बिलियन होता है आपकी परिभाषा में, तो वहां से हमने 1 लीटर बिलियन को ml में बदलेंगे तो 1000 ml हो जाएगा। अब हमें H2O की मोलरता ज्ञात करनी है, तो हमें जो विलेय मिला है वो विलेय का भार यानी कि जल का भार निकालना पड़ेगा और जल का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो पहले हम जल का भार निकालेंगे तभी हम जल का अणुभार निकाल पाएंगे। तो जल का जब अणुभार निकालेंगे तो 18 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 आपका पहले से H2O है, H2 यानी 2H है, और H आपका जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, जोड़ देंगे 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका एटॉमिक मास आया किसका, जल का, वो 18 आया है और हमें भार नहीं पता है, निकालना है। तो भार या द्रव्यमान जिसे कहा जाता है, भार या द्रव्यमान किसके बराबर होता है? आयतन गुणे घनत्व के। तो आयतन कितना है? पहले से 1000 ml इसलिए हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो 1000 ml गुणे 1 करेंगे तो भार आपका 100 ग्राम आ गया है। अब हमें सब चीजें मिल चुकी हैं, यानी अब हम इस मोलरता के फॉर्मूले में केवल मान रख के निकालेंगे। तो अगर इस फॉर्मूले में हम मान रख के निकालें तो क्या हो जाएगा? देखिए M आपका वैसे ही रहेगा, कैपिटल M वैसे ही रहेगा। भार आपका कितना दिया गया है? 1000, तो 1000 रखेंगे बटे M यानी आपका स्मॉल m का मतलब क्या है कि विलेय का अणुभार। देखो W का मतलब है विलेय का भार, स्मॉल m का मतलब क्या है? विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार कितना दिया गया है? यहाँ पे देखिए 18 दिया गया है, तो 18 गुणे विलियन का आयतन, आयतन जो आपका लीटर में है वो वाला आपको लेना है। तो यहाँ पे हमने जो आयतन लास्ट में निकाला था वो कितना निकाला था? ये देखिए लीटर वाला आपको आयतन लेना है, तो हम ये वाला मान लेंगे, ठीक है। तो V = 1 लीटर, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका गुणा करेंगे 18 का 18 ही आएगा, तो M = 1000 बटे 18। अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा? 5, 18 × 5 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे 3 अंक कटेगा, तो 18 × 5 90, फिर 18 × 5 90.5, यानी कि 55.5 आपका क्या आ जाएगा? 55.5 मोल आपका आंसर है, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब यहाँ ऑप्शन में 55.5 कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन तो आपका 1000 मोल है, सेकंड आपका 55.56 मोल है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कभी कभी आपका समय लेने के लिए बहुविकल्पी में डाल दिया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी डायरेक्ट आ सकता है 3 नंबर वाले में, ठीक है, या 2 नंबर वाले में, कि आप अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल मोलरता का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, उसके बाद मोलरता का फॉर्मूला और परिभाषा आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोलरता के फॉर्मूले में तो आपको पता चलेगा क्या चीजें रखनी है, लेकिन आपको परिभाषा से आयतन मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आप जल का पहले अणुभार निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको भार का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि क्या है? भार का आपका फॉर्मूला है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, ठीक है। तो ये भार का फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिर आप भार निकाल लेंगे और वही मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला आपका पीवाईक्यू था, जो आपका न्यूमेरिकल टाइप पीवाईक्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू 1-2 बार पूछा जा चुका है। तो आप अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हल कर लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है हल करने, तो आप डायरेक्ट याद कर लेंगे कि अशुद्ध जल या शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है। अशुद्ध जल या शुद्ध जल की मोलरता 5.56 मोल होती है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पीवाईक्यू है जो कि सॉल्व हो गया। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर सेकंड वाला पीवाईक्यू सॉल्व कराते हैं। तो फर्स्ट पीवाईक्यू आपका हो गया। सेकंड आपका क्वेश्चन क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, जो कि थ्योरी अगर आपका तैयार होगा थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट, तो यहां से ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर का ही है ये क्वेश्चन, जो कि क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्य गुणधर्म है? अणु संख्य गुणधर्म क्या होता है? हमने आपको पढ़ाया था विलियन वाला जब चैप्टर पढ़ाया था। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट कि अणु संख्य गुणधर्म क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही पूछा जाएगा। तो अणु संख्य गुणधर्म क्या होता है? देखिए अणुसंघ गुणधर्म में अगर क्वथनांक का उन्नयन आपका अणुसंघ गुणधर्म दर्शाता है, क्वथनांक का उन्नयन आपका क्या करता है? अणुसंघ गुणधर्म दर्शाता है। फिर सेकंड आपका हिमांक का अवनमन जो है, हिमांक का अवनमन, ये भी अणुसंघ गुणधर्म दर्शाता है। और थर्ड आपका है परासरण दाब, ये भी आपका क्या करता है? अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाता है। चौथा आपका क्या है? वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन
नमन। ठीक है, यही आपका अणुसंग गुणधर्म होता है। यानी कि क्वथनांक का उन्नयन है तो वो भी आपका अणुसंग गुणधर्म दर्शाएगा, और हिमांक का अवनमन भी आपका अणुसंग गुणधर्म दर्शाता है, परासरण दाब भी आपका अणुसंग गुणधर्म दर्शाता है, वाष्प दाब का अवनमन भी अणुसंग गुणधर्म दर्शाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से, यानी कि जो ये आपका ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से कौन सा अणुसंग गुणधर्म है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, पृष्ठ तनाव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी हमने पृष्ठ तनाव नहीं लिखा है, तो पृष्ठ तनाव आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, श्यानता। श्यानता कहीं भी हमने लिखा है इधर नहीं, यानी श्यानता अणुसंग गुणधर्म नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड आपका है परासरण दाब। हाँ, परासरण दाब आपका अणुसंग गुणधर्म में आता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका सही हो गया, जो कि क्या है, परासरण दाब। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, प्रकाशीय सक्रियता, ये भी आपका अणुसंग गुणधर्म नहीं होता। ठीक है, तो ये चार आप याद रखेंगे अणुसंग गुणधर्म कौन होता है। वो है वाष्प दाब का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब और वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 2 पीवाईक्यू आपको करा दिया है, फिर हम थर्ड पीवाईक्यू पे चलते हैं। तो थर्ड आपका पीवाईक्यू क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंग गुणधर्म नहीं है। अगली बार क्या क्वेश्चन आया था कि कौन सा अणुसंग गुणधर्म है, यानी उसमें अणुसंग गुणधर्म कौन दर्शा रहा है वो पहचाना था। अब इसमें पहचाना है कि कौन सा अणुसंग गुणधर्म नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव पहला ये ऑप्शन आपका अणुसंग गुणधर्म नहीं दर्शा रहा है, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अणुसंग गुणधर्म कौन दर्शाता है, वाष्प दाब का, या कह सकते हैं क्वथनांक का उन्नयन दर्शाता है, हिमांक का अवनमन आपका अणुसंग गुणधर्म दर्शाता है, परासरण दाब दर्शाता है, वाष्प दाब का अवनमन दर्शाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, और ये चीज ध्यान देना है कि विलयन क्वेश्चन में है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, क्या है कि फ्लो में आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो वहां पे आप है समझ के यहाँ पे ये वाला ऑप्शन या इसमें से कोई ऑप्शन टिक कर देते, लेकिन अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप राइट आंसर ही टिक करेंगे। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव आपका अणुसंग गुणधर्म नहीं दर्शाता है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर 4 क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा आपका पीवाईक्यू क्या है कि आदर्श विलयन किसके नियम का पालन करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आदर्श विलयन होता क्या है। ऐसा विलयन जो किसी भी ताप व दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, वह विलयन क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। तो यहाँ पे आदर्श विलयन की डिफिनेशन लिख लेंगे कि ऐसा विलयन या ऐसा विलयन जो सभी ताप व दाब पर राउल्ट के नियम का, किसका, राउल्ट के नियम का पालन करती है, वो कौन सी विलयन कहलाती है, आदर्श विलयन कहलाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा कि आदर्श विलयन क्या है, तो आप जान जाएंगे कि आदर्श विलयन किस नियम का पालन करती है। ठीक है, तो पहला आपका जो, यानी कि जो चौथा आपका क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका पूछा जाता है, ये पूछे गए पीवाईक्यूज है। ठीक है, तो आदर्श विलयन किसके नियम का पालन करता है, ऐसा विलयन जो सभी ताप, यानी किसी भी ताप पे, किसी भी दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करती है, या आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करती है आदर्श विलयन कहलाती है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि आदर्श विलयन किस नियम का पालन करती है, राउल्ट नियम का पालन करती है। आपको नीचे के ऑप्शन पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं है। आपको करना क्या है कि केवल क्वेश्चन नोट कीजिए, ऑप्शन जो राइट है वो नोट कीजिए, और ये जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं ये नोट कीजिए। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन आपको नोट नहीं करना है। पांचवा आपका बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला पीवाईक्यू है, वो क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, या प्रति ओम, या प्रति सेंटीमीटर। इसमें से क्या आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो हमने जब आपको विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया था, जब चैप्टर वाइज हम टॉपिक एक टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो जब हमने विशिष्ट प्रतिरोध बताया था तो वहां पर डिटेल में हमने विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई इकाई यानी कि मात्रक निकाल के बताया था। यहाँ फिर से बता देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध आपका होता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध आपका होता है रो। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। ठीक है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ए, आर आपका प्रतिरोध है, ए आपका क्षेत्रफल है, बटे एल। ठीक है, एल आपकी लंबाई है। अब आप जानते हैं कि प्रतिरोध को किससे लिखा जाता है, प्रतिरोध जो आर है इसको ओम से लिखा जाता है। तो प्रतिरोध आर आपका क्या हो गया, ओम हो गया, और क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको मीटर लेना है कि सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ पे रेयर ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो मीटर में दिख रहे हैं, जैसे पहला ऑप्शन ओम मीटर है, सेकेंड ओम प्रति मीटर है, थर्ड आपका प्रति ओम है, फोर्थ आपका
प्रति सेंटीमीटर है। तो सबसे ज्यादा मीटर दिख रहा है तो यहाँ हम ओम मीटर स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो आपका प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। अब लंबाई का मात्रक आप जानते ही हैं कि मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम मीटर स्क्वायर और मीटर। अब यहाँ से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या बच जाएगा, ओम मीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका जो हो जाएगा रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम बच गया और मीटर बच गया। तो यही आपका विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा, ठीक है। आपको मेन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि हमने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अगर याद है विशिष्ट प्रतिरोध का तो आप ये पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मात्रक वाले हमने पहले ही बताया था जब ये आपको करा रहे थे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो वहां पे आपको मात्रक भी कराया था। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मात्रक पूछ लिया जाता है। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। या फिर अगर आप भूल जाएं तो आप ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, उस कॉन्सेप्ट पे आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। छठवां आपका पीवाईक्यू क्या है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। अब आपको देखिए, जब आप सक्रियता श्रेणी पढ़ते हैं, सक्रियता श्रेणी में आपको हाइड्रोजन का एक क्या पढ़ाया जाता है, एक स्केल पढ़ाया जाता है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी आपके यौगिक है और नीचे जितने भी यौगिक हैं, जैसे 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 आप इस हाइड्रोजन के ऊपर के यौगिकों को लेंगे, जितना आप ऊपर प्लस में जाएंगे उतना ही उस यौगिक का जो ऑक्सीकारक क्षमता है वो दुर्बल होती जाएगी। यानी वो यौगिक है जो जितना ज्यादा आप पॉजिटिव लेंगे, जितना ज्यादा प्लस में आपका मान रहेगा उतना ज्यादा दुर्बल ऑक्सीकारक यौगिक होगा, और जितना ज्यादा निगेटिव आपका मान रहेगा उतना ज्यादा आपका प्रबल ऑक्सीकारक यौगिक होगा, ठीक है। और जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका ना ही प्रबल होता है ना ही दुर्बल होता है, ये आपका 0 वोल्ट पे अटका होता है, यानी ये उदासीन ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। तो मानक हाइड्रोजन यानी मानक जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। और हाइड्रोजन के ऊपर जो प्लस वाला है, जितना आप ऊपर प्लस में जाएंगे उतना ऑक्सीकरण जो क्षमता है या कह सकते हैं प्रबल ऑक्सीकारक जो क्षमता है वो घटकर दुर्बल हो जाएगी, और जितना आप निगेटिव में जाएंगे उतना प्रबल ऑक्सीकारक क्षमता किसी भी यौगिक की होगी। तो यहाँ पे हमें केवल हाइड्रोजन का पूछा गया था। तो स्केल में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट होता है, और 0 वोल्ट आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 1 है 0.3 वोल्ट, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 2 है 0.76 वोल्ट, नहीं। 0.2 वोल्ट, नहीं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा जो कि क्या है 0 वोल्ट, ठीक है। ये आपके 3 पीवाईक्यू हो गए। तो ये यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपका 7वां पीवाईक्यू देखेंगे। तो 7वां आपका पीवाईक्यू क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। यानी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड विभव का प्रभावित करने वाले जो कारक हमने आपको पढ़ाए थे, जब हमने आपको इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया था तो उसी वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाला कारक भी पढ़ाया था। तो वहां से ये क्वेश्चन आया है कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, या किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, धातु की प्रकृति पर। हाँ, जो इलेक्ट्रोड विभव है वो आपके धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी ये सही हो गया। फिर आपका सेकंड ऑप्शन क्या है कि विलयन के ताप पर। तो विलयन के ताप पर भी आपका इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, धातु आयन की सांद्रता पर भी करता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सभी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक में हमने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति, विलयन के ताप और धातु आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। 8वां आपका पीवाईक्यू क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। यानी कि वैद्युत अनवघट्य पदार्थ पूछा जा रहा है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, यानी कि वैद्युत अनवघट्य पदार्थ होगा। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ सबसे पहले क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें क्या हो सकता है कि धारा प्रवाहित की जा सकती है, ऐसे विलयन को वैद्युत अपघट्य विलयन कहा जाता है। यानी कि ऐसे विलयन का जो पदार्थ जो 2 घटक में टूट जाए, यानी पॉजिटिव आयन में और निगेटिव आयन में टूट रहा है, और इसमें धारा आपकी यानी चार्ज आपका प्रवाहित किया जा सकता है, तो ऐसा विलयन ही आपका क्या होता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन होता है। तो सबसे पहले वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, ऐसा पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सकती है, या जिनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह किया जा सकता है, धारा का प्रवाह हो सके वो वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ
अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है, तो आप पहचान कर पाएंगे कि कौन सा पदार्थ वैद्युत अपघट्य नहीं है, यानी कि वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, तो ये होता है आपका वैद्युत अपघट्य, ऐसा पदार्थ जिनके जली विलयन में धारा का प्रवाह हो सके। यानी जैसे आपका हो गया क्या, HCl सॉरी NaCl, पहला ऑप्शन आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अब NaCl में आप देखते हैं कि जो आपका Na है ये पॉजिटिव आयन में टूट सकता है, Na आपका प्लस में टूटता है और Cl आपका माइनस में टूटता है। जब ये NaCl प्लस और माइनस में टूट जाएगा और आप इसका घोल बनाएंगे पानी में डाल के, तो इसमें आप चार्ज यानी कि लाइट या करंट प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है, इसमें धारा का प्रवाह किया जा सकता है, यानी ये आपका वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो हमें पता क्या करना है कि कौन सा वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक जो है वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ है और हमें वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ चाहिए, यानी कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो नहीं हो। तो ये तो आपका वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो गया। अब यूरिया जो है, ध्यान से सुने, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 जो होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो NH2CO कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव आयन में नहीं टूटता। यहाँ पे NH2CO और NH2 कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव आयन में नहीं टूटेगा, यानी वैद्युत अनअपघट्य या जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है वो आपका यूरिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूरिया और ग्लूकोज और आपका चीनी यानी शर्करा जो होता है, ये तीन आयन कभी भी आपके वैद्युत अपघट्य नहीं होते, बल्कि ये वैद्युत अनअपघट्य होते हैं, अर्थात ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन में नहीं टूटते और इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये ऐसा विलयन हो जाएगा। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर थर्ड की, चूंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना है, तो थर्ड ऑप्शन की बात करें, अमोनियम नाइट्रेट जो है, इसमें NH4 जो है ये पॉजिटिव आयन में और NO3 जो है आपका निगेटिव आयन में टूट जाएगा, अर्थात इसमें आप धारा प्रवाहित कर सकते हैं, तो ये भी आपका वैद्युत अपघट्य हो जाएगा। और अगर नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो इसमें H प्लस में और NO3 माइनस में टूट जाएगा, तो ये भी आपका वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन यूरिया। एक दो और आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, ग्लूकोज और शर्करा। अगर ऑप्शन में यूरिया नहीं देकर ग्लूकोज या शर्करा दी होगी तो आप वो ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वही ऐसा विलयन है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, यानी कि वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। ठीक है, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपका कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन था तो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका ये तो इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो नौवां आपका पीवाईक्यू क्या है कि चार धातु ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः दिए गए हैं। अब आप इसको न्यूमेरिकल वाला पीवाईक्यू ना समझिए, क्योंकि बहुत आसान पीवाईक्यू, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, अब पहला आपका इलेक्ट्रोड विभव क्या दिया गया है, प्लस 1.5 वोल्ट, फिर दूसरा है -2 वोल्ट, तीसरा है 0.3 वोल्ट और चौथा आपका क्या है -0.7 वोल्ट है। ठीक है, अब इन धातुओं की घटती हुई का मतलब है कि पहले जैसे कि यहाँ पे घटती हुई क्रम में संकीर्ण ऊर्जा का क्रम लिखें। अब अभी हमने संकीर्ण ऊर्जा का आपको स्केल बताया कि जैसे ये हाइड्रोजन हो गया तो इसका जो संकीर्ण ऊर्जा कितना वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा। अब इस हाइड्रोजन से आप जितना ऊपर जाएंगे पॉजिटिव में, उतना मान क्या होगा, कम होगा। मान कम होगा मतलब संकीर्ण ऊर्जा का मान कम होगा, यानी उस यौगिक का ऑक्सीकरण क्षमता जो है उतनी ज्यादा दुर्बल होती जाएगी जितना ज्यादा आप ऊपर जाएंगे, और जितना ज्यादा आप हाइड्रोजन के नीचे आएंगे निगेटिव के साइड, उतना ज्यादा संकीर्ण ऊर्जा का मान, ध्यान दें, संकीर्ण ऊर्जा का मान उतना ज्यादा अधिक होगा, अर्थात वह जो यौगिक है वो क्या होगा, यौगिक जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा या प्रबल ऑक्सीकारक क्षमता दर्शाएगा। और जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना ही जो यौगिक है वो दुर्बल ऑक्सीकारक क्षमता दर्शाएगा। यौगिक क्या करेगा, दुर्बल ऑक्सीकारक क्षमता दर्शाएगा। ठीक है, यानी आप हाइड्रोजन तक तो सही है, उदासीन पे आप रुके हुए हैं, अब आप हाइड्रोजन से ऊपर जा रहे हैं यानी पॉजिटिव के साइड जा रहे हैं, तो संकीर्ण ऊर्जा का मान घटेगा और यौगिक जो है दुर्बल ऑक्सीकारक क्षमता दर्शाएगी। और अगर आप नीचे जितना ज्यादा निगेटिव के साइड आएंगे यौगिक प्रबल ऑक्सीकारक क्षमता दर्शाएगी और उसका संकीर्ण ऊर्जा जो है वो बढ़ता जाएगा। अब ऑप्शन क्या दिया गया है, इनके कहने का मतलब है कि इन्होंने चार आपको वोल्टेज दे दिया है। ऑप्शन ए मतलब ए धातु का वोल्ट, बी धातु का वोल्टेज और सी और डी धातु का वोल्टेज। अब ये कह रहे हैं कि आप घटते हुए क्रम में इसी को अरेंज कर दीजिए। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि जो मान निगेटिव में है
निगेटिव का जो मान है, जैसे आपका माइनस का 2 वोल्ट है, तो ये आपके सभी प्लस के मान से बहुत अधिक है संक्रियण ऊर्जा के मामले में, ठीक है, क्योंकि हमें संक्रियण ऊर्जा का क्रम ज्ञात करना है। और अभी हमने पढ़ा कि जितना आप नीचे निगेटिव में जाएंगे संक्रियण ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, यानी कि -2 जो है वो आपके +1.5 वोल्ट से भी ज्यादा है। तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, देखिए हम मान लिख देते हैं। एक आपका मान क्या है, +1.5 वोल्ट। बी का आपका वैल्यू कितना दिया गया, -2 वोल्ट। सी का आपका दिया है 0.3 वोल्ट और डी का आपका दिया है -0.7 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें माइनस वाले अरेंज करने पड़ेंगे आगे, यानी कि आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा वोल्ट माइनस का होगा संकीर्ण ऊर्जा के मामले में, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस में जितना संकीर्ण ऊर्जा होता है वो उतना अधिक होता है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बी के बाद कौन सा घटता क्रम है, फिर माइनस का 0.6 जो है वो आपका प्लस के 1.5 वोल्ट से और 0.3 वोल्ट से अधिक है। तो डी बी के बाद आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा 2 वोल्ट है, माइनस का 2 वोल्ट, फिर माइनस का 0.7 वोल्ट उसके बाद आएगा, फिर आपका 0.3 वोल्ट आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा। फिर सबसे लास्ट में जो आपका प्लस वाला है उसकी संक्रियण ऊर्जा लिखी जाएगी, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। तो यही आपका राइट ऑप्शन है। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे है। पहला आपका ऑप्शन है ए, यानी कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्ट हमारा कहां से है, बी से। तो पहला आपका बी, यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन में बी, फिर ग्रेटर देन डी, फिर ग्रेटर देन सी, फिर ग्रेटर देन ए, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि सबसे ज्यादा संकीर्ण ऊर्जा, जितना ज्यादा निगेटिव मान होगा ज्यादा उसका संकीर्ण ऊर्जा होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव मान होगा उसके संकीर्ण ऊर्जा कम होगी, अर्थात वो यौगिक जो है दुर्बल ऑक्सीकारक होगा, ठीक है। तो 9वां आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर 10वां आप देखते हैं। तो 10वां आपका पीवाईक्यू क्या है कि विशिष्ट चालकता की इकाई ज्ञात कीजिए, यानी विशिष्ट चालकता की मात्रक क्या होती है। अब ये मात्रक वाला क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पीवाईक्यू है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले विशिष्ट चालकता का आपको सूत्र याद होना चाहिए। विशिष्ट चालकता का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता को के यानी कापा से दर्शाया जाता है। के कापा इज इक्वल टू क्या होता है, के कापा जिसे पढ़ा जाता है, के कापा इज इक्वल टू होता है 1/रो, यानी कि रो अभी अभी हमने बताया आपको क्या होता है, रो अभी अभी हमने आपको बताया कि रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध आपका रो होता है, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है, कापा 1/रो, यानी कि कापा यानी विशिष्ट चालकता, 1/रो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला अभी अभी हमने आपको बताया कि रो इज इक्वल टू कैपिटल आर यानी प्रतिरोध इंटू ए क्षेत्रफल बटे लंबाई, यानी हम रो की जगह आर इंटू ए अपान एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, कापा इज इक्वल टू 1/रो की जगह आर इंटू ए अपान एल, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल आर ए अपान एल होता है। तो यहां से हमने केवल रो का ये मान रखा हुआ है, जो कि क्या है, आर यानी प्रतिरोध, ए यानी क्षेत्रफल, एल मतलब लंबाई। अब हम प्रतिरोध का मात्रक लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल यानी कि के यानी कापा इज इक्वल टू 1/, अब प्रतिरोध को हम लिखते हैं क्या, ओम, तो ओम लिख देंगे, और क्षेत्रफल को हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में। ज्यादातर ऑप्शन किसमें दिख रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे प्रतिरोध को किसमें लिखेंगे, यहाँ पे हम प्रतिरोध को लिख देंगे सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, एक मिनट, या फिर हम इसको पहले अरेंज करेंगे। कापा इज इक्वल टू एल जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1/r इंटू ए अपान एल नहीं हो सकता है, इसको एल को हम ऊपर ले जाएंगे 1 के पास। तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कापा के इज इक्वल टू एल अपान आर इंटू ए, ठीक है। ये आपका विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगर हम इसकी मात्रक लिखें, यानी इस पूरे फॉर्मूले का मात्रक लिखें, तो क्या हो जाएगा मात्रक आपका, सबसे पहले कापा है तो वैसे ही रहेगा, विशिष्ट चालकता को डिनोट कर रहा है। अब लंबाई एल जो होता है इसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर अपान आर आपका प्रतिरोध होता है, आर यानी प्रतिरोध को हम ओम से लिखते हैं। और फिर क्षेत्रफल आपके ऑप्शन में ज्यादातर देखिए सेंटीमीटर दिख रहा है, यानी यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। अगर मीटर स्क्वायर लिखा होता तो यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर ले लेते, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल को चाहे सेंटीमीटर से चाहे मीटर स्क्वायर से आप डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर से जब डिनोट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, खाली आपका ओम और सेंटीमीटर। तो ओम और सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स में लिखा जाएगा, यानी विशिष्ट चालकता के यानी कापा इज इक्वल टू ओम इनवर्स
माइनस या ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, यही आपका मात्रक हो जाएगा। अब यही आपका मात्रक है, यानी यही आपका आंसर है। अब ऑप्शन में कहीं भी आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, सेंटीमीटर इनवर्स है, तो आप क्या करेंगे, इसी को कई सारे लिखने के तरीके होते हैं, यानी आप विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है कई प्रकार से लिख सकते हैं। यानी आप क्या लिखेंगे कि जो आपका ये मात्रक है, पहला मात्रक तो आपका यही हो गया कि कापा इक्वल टू ओम इनवर्स मीटर सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसी को एक प्रकार से और लिखा जा सकता है कि कापा इक्वल टू ओम को कहीं कहीं मोहो लिखा जाता है, यानी MHO इनवर्स, ठीक है, मोहो इनवर्स, या इसी को सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है, या इसी को क्या लिखा जा सकता है, मोहो सेंटीमीटर भी लिखा जाता है, मोहो सेंटीमीटर भी लिखा जाता है, मोहो प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। तो चाहे आप ओम मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखिए, चाहे मोहो इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखिए, चाहे मोहो प्रति सेंटीमीटर लिखिए, या आप इसी को एक जगह एक और प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपका सेकंड मात्रक हो गया, ठीक है, सेकंड मात्रक हो गया, यानी इसी को एक प्रकार से ऐसे भी लिखा जा सकता है। थर्ड कैसे लिखा जा सकता है, थर्ड एक प्रकार से और लिखा जा सकता है कि अगर हम मोहो या ओम को कभी कभी साइमन भी लिखा जाता है, यानी कापा के इक्वल टू साइमन इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है, या इसी को साइमन प्रति सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है, ठीक है, साइमन प्रति सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। और चौथा किस प्रकार से लिखा जा सकता है, बाकी इतने ही प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार से आप मात्रक लिख सकते हैं। देखिए अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। मेन आपका मात्रक यही है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप चाहें तो ओम को मोहो भी लिखा जाता है, तो आप मोहो इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं, या मोहो प्रति सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या आप ओम को मोहो और साइमन भी लिखा जाता है, तो ओम को आप साइमन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, या साइमन प्रति सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब आप देखें कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है। हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए है साइमन सेंटीमीटर, तो कहीं भी आपको साइमन सेंटीमीटर नहीं दिख रहा है, आपको दिख क्या रहा है, साइमन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन प्रति सेंटीमीटर। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, साइमन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट आपका गलत है ही, क्योंकि साइमन सेंटीमीटर नहीं है बल्कि साइमन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता तो हम सही कर देते, लेकिन ये नहीं है। तो सेकंड आपका साइमन है, ये भी नहीं होगा। साइमन प्रति सेंटीमीटर, तो देखिए साइमन प्रति सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और चौथा आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो उससे हमें मतलब भी नहीं है। मेन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि क्या है, कापा बराबर 1/ρ, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, रो को हम जानते हैं, अभी निकाला था, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और जिसका मतलब होता है प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटे लंबाई, ठीक है। तो जब यहाँ पे लंबाई को ऊपर ले जाएंगे तो R इंटू एल अपान R इंटू ए हो जाएगा। अब L आपका लंबाई है, जिसका मात्रक होता है सेंटीमीटर, प्रतिरोध का ओम होता है, और क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो आपका आएगा ओम माइनस सेंटीमीटर। ओम और सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स में लिखा जाएगा, यही आपका मात्रक है, जिसको हम कई तरह से लिख सकते हैं, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमने आपको डिटेल में विशिष्ट चालकता जब पढ़ाई थी तो वहां पे भी बताया था, तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ऑप्शन में कहीं भी साइमन सेंटीमीटर ना होकर इन दोनों में से कोई ऑप्शन होता तो आप वो भी टिक कर सकते थे, ठीक है। तो 11वां आपका पीवाईक्यू क्या है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। अब ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला मात्रक वाले जितना भी क्वेश्चन हमने करा रहे हैं सब आपको करना है, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, शून्य कोटि का मात्रक, प्रथम कोटि का मात्रक, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग का मात्रक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग का मात्रक, अर्धआयुकाल का फॉर्मूला, उसके बाद इसका फॉर्मूला, ये सब बहुत पूछा जाता है पीवाईक्यू में भी और आपके क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। ऑप्शन है लीटर पर सेकेंड, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन है मोल प्रति सेकेंड। तो हमें पता होना चाहिए कि शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है। तो शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला, वेग स्थिरांक का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वो होता है k इक्वल टू एक्स अपान टी, एक्स अपान टी, ठीक है। क्या होता है, फिर से लिख देते हैं, k इक्वल टू एक्स अपान टी, यही आपका सूत्र होता है। अब हमको निकालना क्या है, मात्रक, तो हमें फॉर्मूला याद है तो हम मात्रक निकाल सकते हैं। अब x जो होता है ये क्या होता है, सांद्रता, x जो है ये आपका सांद्रता होता है, और t आपका समय होता है, ठीक है। तो k आपका वेग स्थिरांक हो गया,
के आपका वेग स्थिरांक है, एक्स आपका सांद्रता है, टी आपका समय है। तो अगर हम यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू सांद्रता का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, सांद्रता एक्स का मात्रक मोल प्रति लीटर। ये आपको याद होना चाहिए कि सांद्रता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है और समय टी का मात्रक आपका सेकंड होता है। तो आपका हो क्या जाएगा, पूरा का पूरा आपका जो मात्रक निकल के आएगा वो निकल के आएगा के इज इक्वल टू मोल, ठीक है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में आप देखें कि कहां पे मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है लीटर प्रति सेकंड, यानी ये गलत हो गया। सेकंड है लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड, यानी ये भी गलत हो गया। थर्ड आपका है मोल प्रति लीटर पर सेकंड, जो कि हमारा आंसर आया है मोल प्रति लीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी 4 ऑप्शन क्या है मोल पर सेकंड, उससे हमें मतलब नहीं है। तो आप क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन सोल्यूशन और ऑप्शन नोट कर लीजिए जो राइट है, ठीक है। तो यहां से आपको वेग स्थिरांक निकालना आ गया होगा, k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। एक्स आपका सांद्रता होता है, सांद्रता का मात्रक हमेशा मोल लीटर होता है और सेकंड का आपका समय का सेकंड होता है, ठीक है। तो यहां से वेग स्थिरांक k इक्वल टू मोल लीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर आपका 12वां पीवाईक्यू क्या है कि अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी हम आपको जब अभिकारक की सांद्रता पढ़ा रहे थे तो वहां हमने बताया था कि जैसे जैसे आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेग भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा कि अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करने पर वेग भी बढ़ता है, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर जैसा आपका ये 11वां क्वेश्चन है शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, वैसे ही हमें प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक भी याद करना है। तो 13वां आपका पीवाईक्यू क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। यानी ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और उसके नीचे जो 14वां आपको दिख रहा है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है तो पीवाईक्यू को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार, ठीक है। और अगर आप वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ये चीजें कंटेंट आपको देने में, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मोल लीटर पर सेकेंड, मोल लीटर। थर्ड आपका है पर सेकेंड या प्रति सेकेंड। डी आपका है लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। तो सबसे पहले आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए। तो जब हमने आपको प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक निकालना बताया था तो वहां पे हमने प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक का फॉर्मूला भी बताया था, प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। तो प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है k इज इक्वल टू 2.303, ये आपका नंबर वाली वैल्यू होती है जो फॉर्मूले में होती है 2.303 अपॉन टी और यहाँ पे लॉग बेस 10 और उसके बाद आपका a अपान a माइनस एक्स होता है। ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि प्रथम कोटि के लिए या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू 2 इंटू 303 अपान टी लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। अब आप ये मत कहिए कि ये कहाँ से आ गया, ये हमने आपको डिटेल में इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन कराया हुआ है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप जाके देख लीजिएगा वेग स्थिरांक या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र, अर्धायु काल का सूत्र सब हमने करा रखा है। तो यहाँ पे आप कैसे इसका मात्रक निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो a है ये सांद्रता को दर्शाता है, प्राथमिक सांद्रता को, और जो a माइनस एक्स होता है ये t समय बाद की सांद्रता को दर्शाता है। तो सांद्रता से सांद्रता यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मात्रक और इसका मात्रक दोनों सेम हो जाएगा। यानी अगर हम प्राथमिक सांद्रता की मात्रक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर। और अगर t समय बाद यानी a माइनस एक्स जो है t समय बाद की सांद्रता है तो t समय बाद भी सांद्रता अगर हम लिखेंगे तो वही लिखेंगे मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर और मोल प्रति लीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मान 0 हो जाएगा। कुछ लीजिए या मत लीजिए। और ये आपका अचर पद होता है, अचर पद का कोई मात्रक नहीं लिखा जाता, नंबर का भी कोई मात्रक नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे केवल बचेगा क्या, k इक्वल टू 1 अपान टी। टी का आप मात्रक लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि टी का मात्रक सेकेंड यानी समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बचेगा केवल इतना ही बचेगा, k इक्वल टू 1 अपान टी। क्यों, क्योंकि a भी आपका प्राथमिक सांद्रता है, a माइनस एक्स आपका क्या है, t समय बाद सांद्रता है। तो सांद्रता आप चाहे प्राथमिक लीजिए चाहे t समय बाद लीजिए, दोनों का मात्रक आप मोल प्रति लीटर ही लिखेंगे और ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अचर पद तो
तो यहाँ पे कोई मात्रक होगा नहीं, और उसके बाद जो नंबर है उसका भी कोई मात्रक नहीं होगा, तो केवल बचेगा क्या, k बराबर 1/t। तो यहाँ पे मात्रक भी क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/s। s यानी जो सेकंड, t का मात्रक सेकंड हो जाएगा, यानी समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ पे k बराबर 1/s हो जाएगा, और s को जो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, या इसी को आप प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, चाहे आप सेकंड इनवर्स लिखिए, चाहे इसको आप प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, यही आपका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, k इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड। तो ऑप्शन आपका क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपका गलत हो जाएगा। मोल पर लीटर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो है आपका प्रति सेकंड है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 14वां आपका पीवाईक्यू क्या है, सूत्र आपको दिया गया है k इज इक्वल टू a इंटू ई माइनस कैपिटल ई ए अपान आर टी के लिए सत्य कथन है। अब ये पहली बात, आपको फॉर्मूला किसका है आप बताएं, ये फॉर्मूला किसका है आप कमेंट करके बताइएगा। ये आपका अर्हेनियस सूत्र का फॉर्मूला है। अर्हेनियस सूत्र क्या होता है, k इक्वल टू a इंटू ई माइनस कैपिटल ई ए अपान आर टी। अब यहाँ पे जो ये सभी सिंबल है, इसमें से कोई एक सिंबल का यहाँ पे मान जो है वो सही लिखा गया है, यानी कोई एक सिंबल का मान सही लिखा गया है, वही आपको पहचानना है। और हमने जब आपको अर्हेनियस फॉर्मूला कराया था तो वहां पे आपको बताया था कि k आपका क्या है, वेग स्थिरांक है। k आपका क्या है, वेग स्थिरांक है, और a आपका क्या है, जिसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, a आपका है आवृत्ति गुणांक। आवृत्ति गुणांक, a आपका आवृत्ति गुणांक हो गया। और उसके बाद e जो है, या कैपिटल ई ए जो है, ये आपका संक्रियण ऊर्जा होता है, संक्रियण ऊर्जा होती है। और उसके बाद r आपका क्या होता है, गैस नियतांक, गैस नियतांक को दर्शाता है। और T आपका ताप को दर्शाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में चेक करना है कि K का मान क्या यहाँ पे सही दिया है या नहीं। तो ऑप्शन ए क्या है, इनका मानना है कि K जो है वो साम्य स्थिरांक है, नहीं बल्कि K क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि R रेडबर्ग नियतांक है, ऐसा नहीं है। R आपका क्या है, गैस नियतांक होता है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। A आपका क्या है, अधिशोषण गुणांक, नहीं, A आपका आवृत्ति गुणांक होता है, तो ऑप्शन डी भी, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी आपका क्या है कि कैपिटल ई ए संक्रियण ऊर्जा होता है, तो यहाँ भी कैपिटल ई ए संक्रियण ऊर्जा होता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, जो कि क्या है, कैपिटल ई ए आपका संक्रियण ऊर्जा होता है इस अर्हेनियस के फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है, अर्हेनियस का सूत्र है, ये आपका अर्हेनियस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 14 पीवाईक्यू हमने करवा दिया है, फिर आपको 15वां पीवाईक्यू कराते हैं। तो 15वां आपका पीवाईक्यू क्या है कि अभिक्रिया A प्लस बी जो कि किसमें कन्वर्ट होता है, उत्पाद में कन्वर्ट होता है, के लिए वेग स्थिरांक समीकरण R जो कि A और B द्वारा व्यक्त किया गया है। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, सबसे पहले आणविकता क्या होती है ये जान लीजिए। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक में जितने अणु होंगे, जैसे आपकी अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है, वो क्या है, अभिक्रिया आपका क्या है, A प्लस बी आपका अभिक्रिया है जिससे कोई उत्पाद बन रहा है। ठीक है, जिससे कोई उत्पाद बन रहा है। अब आणविकता का जो परिभाषा होता है उसके हिसाब से अभिकारक के अणुओं की संख्या ही आणविकता कहलाती है। और यहाँ पे पूछा गया है कि इस अभिक्रिया में, यानी जो आपका ये रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन में कितने अणु हैं या कितने अणु की संख्या है, और वही अणु की संख्या ही आणविकता कहलाएगी। वो भी किसके अणुओं की संख्या, अभिकारक के अणुओं की संख्या। ये आपका अभिकारक होता है जिससे आपका उत्पाद बनता है। ठीक है, तो अभिकारक यहाँ पे क्या है, ए और बी। तो ए में आप देखेंगे कि केवल एक अणु है, इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी है। अगर 2 लिखा होता तो हम जानते हैं कि ये जो ए है उसके 2 अणु हैं, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी है, यानी ए का कितना अणु है, ए का आपका एक अणु है, यानी एक मॉलिक्यूल है। उसी तरह बी का भी आपका एक मॉलिक्यूल है, यानी अगर हम आणविकता निकालेंगे तो अभिकारक में उपस्थित, देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु, अभिकारक के कितने अणु है, 2 अणु है, एक ए है एक बी है, तो अभिकारक के अणुओं की संख्या ही आणविकता कहलाती है। तो यहाँ पे एक एक अगर अणु मिला दिया जाए तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी 2 अणु इसमें उपस्थित है, यानी इस अभिक्रिया की, इस रिएक्शन की आणविकता जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी जितने अभिकारक में अणु उपस्थित होंगे उतनी ही उस अभिक्रिया की आणविकता होगी। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 अणु उपस्थित है, यानी इसकी आणविकता भी क्या हो जाएगी, 2 इसकी आणविकता हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर ए में आपको देख रहा
रहा है कि 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि क्या है 2। और आणविकता क्या होती है हमने बता ही दिया, और निकाला कैसे जाता है ये भी बता दिया है। अब नीचे आपका जो सेकंड आपका जो पीवाईक्यू है, यानी पीवाईक्यू नंबर 16 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इस तरह से समीकरण बना के नहीं दिया गया है, आपको डायरेक्ट रिएक्शन दिया गया है। आपको पहले दर समीकरण बनाना पड़ेगा, यानी ऐसा समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। और दर समीकरण बनाना ऐसा कोई हवा वाला काम नहीं है, बहुत सिंपल होता है। कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, a + 2b + 3c उत्पाद बनाते हैं, यानी 3 अणु किसके हैं? अभिकारक के। यहाँ पे हमें केवल निकालना क्या है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। अब अभिक्रिया की कोटि जो है वही आपकी अभिक्रिया की आणविकता भी होगी। कैसे देखा जाए? अभी देखिए, अगर हम इस अभिक्रिया के लिए कोटि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कोटि निकालने के लिए पहले आपको इस अभिक्रिया को इस सिंबल में, इस रूप में डिनोट करना पड़ेगा, यानी आपको पहले इस अभिक्रिया को दर स्थिरांक के रूप में लिखना पड़ेगा। तो अभिक्रिया क्या दी गई है? पहले आप रिएक्शन देखिए क्या दिया गया है। रिएक्शन दिया गया है a + 2b + 3c, जो कि क्या कर रहे हैं? उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसी को दर समीकरण के रूप में लिखें, दर समीकरण के रूप में लिखें, और दर समीकरण क्या होता है? स्मॉल r = जितने भी आपके ये अणु दिए गए हैं a + b + c वो लिखा जाएगा। स्मॉल r = के ब्रैकेट में, सभी को ब्रैकेट में लिख दीजिए, यानी आपके एक अणु a है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके घात में या इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो इसके घात में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि a का आपका एक अणु है। ठीक है, फिर इसी तरह से b लिखेंगे ब्रैकेट में, और b के आगे 2 लिखा गया है, यानी b का जो संख्या, b के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। 2b का मतलब है b के 2 अणु, तो जो b का 2 अणु वाला संख्या है इसको हम घात में लिख देंगे, और जो c है इसको भी इसी तरह से लिख देंगे c, और c कितना है? 3c है, यानी c के 3 अणु हैं, तो यहाँ पे 3 इसका घात हो जाएगा। ये समझ में आया कि दर समीकरण कैसे लिखा जाता है, किसी भी समीकरण, किसी भी अभिक्रिया का दर समीकरण कैसे लिखा जाता है। जो आपको अभिक्रिया दी होगी उसमें जो अभिकारक होगा, उसमें अभिकारक में जितने भी आपके मॉलिक्यूल होंगे, जैसे A, B और C, उसको आप पहले ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। फिर जितने संख्या होगी, जैसे B के आगे 2 संख्या है तो घात 2 हो जाएगा, A के आगे कोई संख्या नहीं है तो आप 1 अपने आप से मान लेंगे, यानी A का एक अणु है। C के आगे कोई संख्या, आपका 3 संख्या है, 3 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया समीकरण, क्या? दर समीकरण। अब इसी दर समीकरण से हमको कोटि ज्ञात करनी है, और कोटि क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि जो होती है किसके बराबर होती है? वो अभिकारक के सांद्रता की घातों के योग के, अभिकारक के, ये आप याद रखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि आपको जब निकालनी होगी तो अभिकारक की जो सांद्रता होगी, अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, घातों का योग ही आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है। यानी कि आपके जितने ये घात दिखाई दे रहे हैं उसको जोड़ दो, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 अगर आप करेंगे तो देखा जाए तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, और यही आपकी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाली जाती है? पहले आपको जो रिएक्शन दिया होगा आप उसे लिख लेंगे, यानी ये आपका अभिकारक हो गया और ये आपका उत्पाद हो गया। a + 2b + c जो है 3c है, ये आपका अभिकारक है जो कि उत्पाद बनाता है। तो हमें पहले इसका दर समीकरण लिखना पड़ेगा, तभी हम कोटि निकाल पाएंगे। दर समीकरण के बिना आप कोटि नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको घात नहीं पता होगा। या फिर अगर आप दर समीकरण नहीं लिख रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी कोटि निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आप देखेंगे कि किस अणु के आगे कितने संख्या दी गई है, उतना संख्या आप जोड़ देंगे। जैसे B के आगे 2 है और C के आगे 3 है और A के आगे 1 है, तो जोड़ेंगे 1 2 3। जब आप जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6, यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, तो कोटि का फॉर्मूला क्या होता है कि अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारक की संख्या या सांद्रता की, अभिकारक की सांद्रता की, एक मिनट, अभिकारक के सांद्रता, अभिकारक के सांद्रता की घातों का योग, की घातों का योग ही, की घातों का योग ही आपका क्या होता है? कोटि होता है। अब यहाँ पे अगर हम निकालना तो हमको कोटि ही था, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, क्योंकि डी ऑप्शन में आपका 6 दिया गया है। अब अगर हम इसी अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आणविकता का मतलब क्या है कि जितना अभिकारक के अणु हैं, अभिकारक में देखिए कितने अणु हैं? 3 आपके C वाला अणु है, 2 आपका B वाला अणु है, 1 आपका A वाला अणु है, यानी वही चीज हो जाएगा। आणविकता भी आपकी 6 ही आएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अणुओं को जोड़ा जाता है, तो एक
फिर 2, फिर 3 जोड़ेंगे तो 6 अणु हो जाएंगे, यानी कि 6 इसकी आणविकता भी हो जाएगी और 6 इस अभिक्रिया की कोटि भी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो 17वां आपका पीवाईक्यू क्या है कि Fe है। अब आपका सेकंड केमिस्ट्री चालू हो गया है। Fe क्या होता है? S ब्लॉक का तत्व होता है कि P ब्लॉक का तत्व होता है कि D ब्लॉक का तत्व होता है कि F ब्लॉक का तत्व होता है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो ये आपका पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर होता है। एक तो इसकी इंक खत्म हो गई। तो ये पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है, इसमें S ब्लॉक है, फिर उसके बाद आपका बीच में इधर P हो गया, बीच में आपका D और नीचे आपका F ब्लॉक होता है। ठीक है, तो जो Fe होता है, ये पहली बात, Fe क्या होता है? संक्रमण तत्व होता है। Fe जो है ये संक्रमण तत्व होता है। आप चाहे लिख भी सकते हैं कि Fe क्या होता है? संक्रमण तत्व होता है। ठीक है, Fe संक्रमण तत्व होता है और D ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है और F ब्लॉक को अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि D ब्लॉक के तत्व का आपका ये मॉलिक्यूल है जो कि क्या है? Fe होता है। तो Fe आपका संक्रमण तत्व में आ जाता है और संक्रमण तत्व आपका D ब्लॉक का होता है। 18वां आपका पीवाईक्यू क्या है कि निम्न में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? यानी आपको 4 यौगिक दिया गया है। पहला क्या है? Mn2O3, दूसरा है K2MnO4, थर्ड आपका KMnO4, डी है आपका MnO2। इसमें से आपको पता करना है कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 है। तो पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल के चेक कर लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी? -2। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम 3 गुणे -2 करेंगे, क्योंकि O3 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और Mn का हमें निकालना ही है, तो ये X पहले से माना गया है, तो यहाँ पे 6 जो है वो माइनस का आ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि -6 आएगा। सेकंड निकाल के देख लेते हैं जो कि क्या है? K2MnO4। तो अगर हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना किसका है? Mn का, तो Mn को X मान लेंगे। ठीक है, Mn को X मानेंगे और K का यानी K2 दिया है तो पहले 2, फिर गुणे में 2 गुणे K का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो लास्ट में आपका यहाँ पे सॉल्व करते हुए वीडियो कट गई है, तो क्या होगा कि x = 2 आपका K का है और -1 आपका पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है और उसका 4 से गुणा करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन 4 है, तो 2 - 8 करेंगे +6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका K2MnO4 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम 19वां, 20वां और 21वां क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड करेंगे। तो 19वां आपका पीवाईक्यू क्या है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रेरक का गुण दर्शाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है फेरस, सी प्लेडिनियम या लेड, डी आपका क्या है? ये सभी। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कैसे? देखिए, Fe हमने आपको बताया कि आपका संक्रमण तत्व होता है और संक्रमण तत्व का गुण होता है उत्प्रेरक गुण दर्शाता है। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं, यानी Fe पहली बात क्या है? Fe आपका संक्रमण तत्व होती है। संक्रमण तत्व होता है और संक्रमण तत्व क्या करता है? संक्रमण तत्व आपका उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं, अर्थात ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 20वां आपका पीवाईक्यू क्या है कि हेट्रोलेपिटिक संकुल कौन है? इसमें 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको पहचानना है कि हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या है। सबसे पहले संकुल 2 प्रकार के होते हैं, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब है कि जो ये केंद्रीय धातु परमाणु आपका Fe, CO, CO और Zn है, पहला जो आपका परमाणु है Fe, CO, CO और Zn, ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है। अगर केंद्रीय धातु परमाणु एक लिगेंड से जुड़ा है, जैसे इधर आप देखिए Cn, इधर NH3 और इधर NH3 से जुड़ा हुआ है, तो केंद्रीय धातु परमाणु इधर तीनों ऑप्शन में एक एक लिगेंड से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये होमोलेप्टिक है, हेट्रोलेप्टिक नहीं है। हेट्रोलेप्टिक का मतलब क्या होता है कि आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु Fe, CO, CO और Zn है, ये 2 लिगेंड से, एक नहीं बल्कि एक से अधिक लिगेंड से अगर जुड़े हैं तो आपका क्या हो जाएगा? हेट्रोलेप्टिक संकुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर
बी जो है वो राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इधर एक लिगेंड है, इसमें भी NH3 एक लिगेंड है, यानी इधर भी CO आपका NH3 से जुड़ा है, एक लिगेंड से जुड़ा है। तो इन तीनों ऑप्शन में एक लिगेंड से आपका केंद्रीय धातु परमाणु CO जुड़ा हुआ है। यहाँ पे Fe जो है एक लिगेंड से जुड़ा है, जिंक भी एक लिगेंड से जुड़ा है। लेकिन जो CO आपका बीच वाला है ये एक बार NH3 से जुड़ा है जो कि एक लिगेंड है, और दूसरी बार SO4 से जुड़ा है जो कि दूसरा लिगेंड है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आखिरी PYQ आपका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको केंद्रीय धातु परमाणु CO का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो CO NH3 5Cl में CO की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी वो ज्ञात करते हैं। आपको दिया क्या है, CO NH3 और इसके ब्रैकेट के बाहर आपका 5 है, फिर आपका Cl है। तो आपको कुछ चीजें पहले याद होनी चाहिए। जैसे आपका निकालना, आपको केंद्रीय धातु परमाणु का है, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो अगर निकालेंगे तो हम CO को X मान लेंगे, X प्लस, अब NH3 का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या आपका 0 होता है, क्योंकि अमोनिया उदासीन होती है। तो 0 ऑक्सीकरण संख्या अमोनिया की हो जाएगी, और अमोनिया के बाहर आपको संख्या कितनी दिख रही है, 5। तो इसका हम गुणा किसे कर देंगे, 5 से। तो हो क्या जाएगा, प्लस 5 ब्रैकेट में 0, ठीक है, प्लस आपका उसके बाद क्या है, Cl है यानी क्लोरीन। अब क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। और इसके बाहर, एक मिनट, इसके बाहर भी आपका इधर Cl2 है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसके बाहर भी आपका Cl2 है, यानी CO NH3 5Cl, फिर ब्रैकेट के बाहर भी Cl2 है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे इस Cl यानी क्लोरीन का -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो -1 रख देंगे। फिर प्लस आपका Cl2 है, तो 2 गुणे 2 इंटू ब्रैकेट में -1, क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है, और बराबर, और कोई और मॉलिक्यूल नहीं है तो बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, x प्लस इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। 5 का गुणा 0 से कीजिए, 0 ही आएगा। और माइनस आपका प्लस -1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर माइनस इधर प्लस -1, जब गुणा करेंगे 2 और 1 का तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आएगा, बराबर 0। x इक्वल टू 3 इक्वल टू 0 आपका आ जाएगा। कितना, x बराबर कितना आएगा, x -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो x इक्वल टू +3 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका जो कार्बन ऑक्साइड है इसका कितना ऑक्सीकरण संख्या आएगा, +3 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यानी राइट हो जाएगा। कैसे निकाला हमने, देखिए अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, 5 पहले दिया है संख्या में, तो 5 गुणे 0 कर देंगे। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, 1 लिखेंगे, और यहाँ पे क्लोरीन के 2 अणु है तो 2 गुणे 1 लिखेंगे। उसको सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीकरण की संख्या जो है आपके कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है और बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो गई है, लेकिन आपको इसमें 21 जो PYQ कराए गए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इफेक्टिबल ये वीडियो होगी, ठीक है। आपके सामने जो ये 1 घंटे की वीडियो जा रही है, इसके पीछे मेरी कम से कम 3 से 4 घंटे की मेहनत है। अगर इतना हम अपने बोर्ड एग्जाम में पढ़ लिए होते तो क्या बात होती, तो यहाँ आपको नहीं पढ़ा रहे होते, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारा टेलीग्राम चैनल है जानकारी नीट की, वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसके पार्ट 2 में। कल आपको इसका पार्ट 2 दिया जाएगा, जिसमें आपको सेकेंड केमिस्ट्री की 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज ये हमने 21 क्वेश्चन करा दिए है, कल आपको 25 क्वेश्चन कराया जाएगा, और वो केवल सेकेंड केमिस्ट्री का होगा। क्यों, क्योंकि आज हमने फर्स्ट केमिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन देखे हैं, सेकंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमने कम लगाए हैं, ठीक है।